टिल यूनिट 3 आप लोगों ने पढ़ लिया पूरा? बोलिए। यूनिट 3 के जो इम्पोर्टेंट रिवीजन नोट्स मैंने शेयर किए हैं, और उसके साथ साथ जो मैंने अभी ये पीडीएफ अलग से जो शेयर कर रहा हूँ मैं, सप्लीमेंट, इनको भी आपको साथ में पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट 4 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट वहाँ से टॉपिक है यूनिट 4 से एग्जाम के लिए। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए भी हैं प्रीवियस ईयर में, और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जिया का बर्थडे है, सब लोग बर्थडे विश कर दो जिया को। वेरी हैप्पी बर्थडे जिया, एवरीबॉडी यू गाइस कैन विश। चलिए, अच्छा इसमें इमोजी ऐसे कैसे हो जाता है? इसमें कोई ऑप्शन आता है इमोजी वाला? मैं भी ट्राई करता हूँ। म्यूट कर लीजिए भाई। हरभजन सिंह, प्लीज म्यूट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी का एग्जाम पास होगा, सब लोग क्लियर करेंगे जेआरएफ, आई होप आपकी सबकी तैयारी अच्छी होगी। अभी भी समय है, अभी भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ज़्यादा है नहीं, कुछ है। यूनिट 4 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे अभी। गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे भी जा रहे हैं, तो आप लोग, अगर आप लोग एप्लीकेशन में अगर नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है ऐप में सर्वर बिजी होता है या फिर वेबसाइट बिजी रहती है, तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ठीक है। पेपर वन में डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है, क्या रीजन है? मॉक टेस्ट दिया आपने? सर थैंक यू बोल रहे हैं सभी को, हाँ। ओके, जिया ने बोला है सभी को थैंक यू। मतलब मुझसे ही थैंक यू बुलवा लो सब। ठीक है, चलिए। हार्ड हो रहा है मैथ्स एंड डीआई। देखिए वो डीआई मैथ से हार्ड नहीं होता है, एक्चुअली उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको हार्ड नहीं होता है। रिसर्च थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, स्पेशली जो टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट अगर फोकस करोगे पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 में ज़्यादा टेस्ट आते नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया वो डिटेल में पढ़ा दिया था, उसमें अगर आपको डाउट है तो वो अलग बात है, अदरवाइज एग्जाम में आसान आसान क्वेश्चन आते हैं टी टेस्ट को लेकर के या काई स्क्वायर टेस्ट को लेकर के। उतना डिटेल में नहीं आता है कि जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन सॉल्व करके कहाँ पर कैसे वैल्यू निकालते हैं, सीबी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेस्ट कैसे चेक करते हैं। उतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है, ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो आपको केवल वहां पर टिक मारना है। तो जैसे एग्जाम में आएगा काई स्क्वायर के बारे में, ठीक है, तो काई स्क्वायर बारे में पूछ सकते हो क्वेश्चन, किसकी वैल्यू, रिजल्ट जो है पॉजिटिव होता है नेगेटिव, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए होंगे। या टी टेस्ट को लेकर के पूछ सकते हैं, कौन सा टेस्ट है, किसके द्वारा दिया गया है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे यूनिट 5 में, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यूनिट 5 में स्पेसिफिकली ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, वहां से क्वेश्चन आता है। जो आपका एरर टाइप 1 टाइप 2 जो आता है ना, वो सब आता है एग्जाम में, और भी क्वेश्चन रहते हैं टाइप रिसर्च में। ओके, तो वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट यूनिट में। अभी हम लोग यूनिट 4 फोकस करते हैं। और यूनिट ये आपका दिसंबर के लिए जो है कोर्स स्टार्ट हो गया है, तो अगर आपके कोई जूनियर्स या कलीग्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, या जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं दे कैन आल्सो ज्वाइन, और इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अजय सिद्दीकी के द्वारा दिए गए हैं। और अजय सिद्दीकी के द्वारा कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं? 3 मॉडल दिए गए, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए। पहला है नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल, दूसरा यहाँ पर है सिस्टम चेंज मॉडल, तीसरा है स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल। यहाँ पर ही गड़बड़ लग गया, ये भी तीसरा है, ये दूसरा है, पहला है। ठीक है, नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमारा फोकस होता है समुदाय पर, कम्युनिटी पर। ठीक है, यहाँ पर हम जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। उनकी मदद करना, वो खुद एक दूसरे की मदद करेंगे। म्यूचुअल एड, म्यूचुअल सपोर्ट, कलेक्टिव एक्शंस बाय द कम्युनिटी। तो वी फोकस ऑन द पार्टिसिपेशन। यहाँ पर एज ए सोशल वर्कर आपका काम होता है, एज ए कम्युनिटी सोशल वर्कर, कि कहाँ आप पे? कम्युनिटी के अंदर, साइकिल कम्युनिटी। वाले के पास। म्यूट कर लीजिए।
तो इन दी नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल, इसको नेबरहुड को हम कम्युनिटी बोल सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि अलग अलग बुक्स में कहीं पर कम्युनिटी लिखा होता है, कभी नेबरहुड। So both are same thing. So we focus on the participation from the community part, and we try to follow the principle of self-help. That means people जो participate करेंगे वो आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, mutual aid, mutual support, and collective actions. Okay, so the main focus of this model is to community participation, जहाँ पर community का participation सबसे ज्यादा होता है। दूसरा है यहाँ पर सिस्टम चेंज मॉडल। सिस्टम चेंज मॉडल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारा फोकस होता है कि सोसाइटी कम्युनिटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, सोशल प्रॉब्लम्स या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स, उसका वजह क्या है, उसका रीजन क्या है, उस स्ट्रक्चर को, उस सिस्टम में बदलाव करना, चेंज करना, जैसे कि पॉलिसी के माध्यम से, है ना, पॉलिसी के लिए एडवोकेसी करना है, जैसे सोशल वर्कर पॉलिसी चेंज, या फिर किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, ठीक है, ताकि जो सोशल प्रॉब्लम्स है या जो भी इशूज है उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल विद HIV एड्स, जो जिन लोगों को HIV एड्स अफेक्टेड होते हैं, वो लोग समटाइम दे फेस सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और बिकॉज ऑफ एक स्टिग्मा अटैच होता है उससे, तो सोशल एक्सक्लूजन भी हो जाता है सोसाइटी के अंदर उनका, और वो डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हैं। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव लाए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से वो कोशिश करेंगे किस प्रकार से पॉलिसी के माध्यम से या इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाए इसके बारे में, HIV एड्स के बारे में, जो सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई जाती है, प्रोग्राम्स इनिशिएटिव होते हैं। तो ये फोकस करता है किस प्रकार से हम इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के अंदर चेंज लाए या उसमें बदलाव करें, बाय द पॉलिसी, बाय द इंस्टीट्यूशन फॉर्म्स। जैसे कि एग्जांपल और दिया है यहाँ पर RTI वाला, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिस्टम चेंज मॉडल मॉडल का, कि करप्शन को कम करने के लिए या गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, या जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो पब्लिक स्पेयर में हो सकती है उसको लेने के लिए RTI एक्ट 2005 को लाया गया था। इसके माध्यम से एक काइंड ऑफ लीगल फ्रेमवर्क है, कोई भी सिटीजन जो है डिमांड कर सकता है कोई इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज, सो दैट इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द सिस्टम। तो ये सभी के सभी जो इनिशिएटिव हैं ये दर्शाते हैं किस प्रकार से सिस्टमेटिक चेंज लाया जा सकता है। तीसरा यहाँ पर है स्ट्रक्चर चेंज मॉडल। स्ट्रक्चर चेंज मॉडल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारा फोकस होता है किसी प्रकार का सोशल या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बदलाव करना या चेंज करना, क्योंकि जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर किसी प्रकार की इनइक्वलिटी लोग फेस कर रहे हैं, किसी प्रकार का ऑपरेशन फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक थोड़ा बड़े स्केल पे होता है स्ट्रक्चर चेंज मॉडल। ठीक है, सिस्टम चेंज मॉडल से और ज्यादा बोल सकते हैं। तो इसका फोकस होता है कि कैसे जो पावर इम्बैलेंस है या डिस्पैरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑपरेशन है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द इनिशिएटिव विच इज मेंशन हियर, द नेशनल कैंपेन ऑन द दलित ह्यूमन राइट्स, NCDH, ये एक इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से फोकस किया जाता है कि जो दलित एंड टचेबल्स हैं, ओके, उनके अधिकारों को प्रमोट किया जा सके, राइट्स को, डिग्निटी को प्रमोट करना, और दे आर इफ दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन तो उसको कम करना ऑन द बेस ऑफ द कास्ट स्टेटस। So these are the three model which come under the category of human community organization given by the HYCDP। तीनों क्लियर, म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक ओपन है, बताइए इसमें किसी को डाउट? हाँ जी, आगे बढ़े, एक बार दोबारा देख लीजिए, अगर डाउट है तो बता दीजिए। नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल, दूसरा है सिस्टम चेंज मॉडल, तीसरा है स्ट्रक्चर चेंज मॉडल। ठीक है, तो याद करने के लिए जैसे कि यहाँ पर HYCDP की है, ऐसे और आपका NSS ऐसे करके जोड़ लीजिए, सिद्दीकी NSS, इसका मतलब नेबरहुड, सिस्टम और स्ट्रक्चर। चलिए दूसरा यहाँ पर मॉडल दिया है जो कि रॉथमैन के द्वारा दिया गया है। सर फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट वाले का फोकस होता है, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा फोकस होगा इस मॉडल का एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। फॉर एग्जाम्पल आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हैं, तो आप अगर कोई भी मॉडल यूज करने वाले हैं यहाँ पर कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो एक पहला मॉडल जो यहाँ पर दिया है नेबरहुड डेवलपमेंट का। इसका मतलब होता है कि जो नेबरहुड है, मतलब जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, जैसे किसी ट्राइबल एरिया के अंदर या किसी विलेज के अंदर किसी भी इशू को लेकर के कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, या इस मेथड का यूज करना है एरिया में आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को पार्टिसिपेट कराएंगे उस इश्यू को लेकर के, जिसके उद्देश्य के लिए आपने कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना है या इस मेथड को यूज करना है। तो वहां पर फोकस होता है कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ मिल करके काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे सोशली, फाइनेंशियली, किसी भी रूप में, और कलेक्टिव एक्शन लेंगे बदलाव के लिए, चेंज के लिए, जो भी चेंजेस करने हैं विद इन द सोसाइटी, विद इन द कम्युनिटी। सो पीपल बिकम द पार्ट, जो मेन फोकस होगा वो होगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है,
जैसे सिस्टम चेंज मॉडल है, तो यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी इंटरवेंशन का काम है या किसी प्रकार से इंस्टीट्यूशन चेंज करना है, तो वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वहाँ पर होगा, लेकिन लिमिटेड होगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन गिवन बाय द रॉथमैन। इनके द्वारा तीन मॉडल दिए गए हैं। पहला है लोकेलिटी डेवलपमेंट, जिसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट बोल सकते हैं, सोशल प्लानिंग और सोशल एक्शन। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मतलब तीनों ही आएंगे एग्जाम में अगर आएंगे तो साथ में। पहला है लोकेलिटी, जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर हमारा फोकस होता है कि लोगों की हेल्प करना, ताकि वो खुद हेल्प कर पाए, मतलब सेल्फ हेल्प, जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एड एंड सपोर्ट असिस्टेंस। सो दैट फोकस ऑन द हेल्पिंग पीपल टू हेल्प हेल्प देमसेल्फ। इस प्रकार से जैसे कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिटी लीडर है उसको बनाना, और ताकि ग्रुप के अंदर जो लोग हैं, लोकल पीपल हैं, आपस में एक दूसरे की मदद कर पाए, हेल्प करे, इस प्रकार से उसको हम बोलते हैं लोकेलिटी डेवलपमेंट या कम्युनिटी डेवलपमेंट। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको बोलते हैं सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन। तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल का, जहाँ पर इसको बनाया गया है ताकि जो इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं हैं उनको एम्पावर किया जाए। उसके लिए उनको क्रेडिट, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल एड देना, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना, ताकि जो है सेल्फ रिलायंट हो पाए और उनकी लिविंग कंडीशन बेहतर हो सके। तो यहाँ पर इसको हम एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं लोकेलिटी डेवलपमेंट का, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, दैट वी आर हेल्पिंग पीपल सो दैट दे कैन हेल्प देमसेल्फ। जैसे यहाँ पर महिलाओं को अगर हम ट्रेनिंग देते हैं, क्रेडिट देते हैं, फाइनेंशियल एड देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एम्पावर होगी। ओके, वो भी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं मिल करके, जैसे कि एसएचजी ग्रुप्स होते हैं, राइट? सो इन दैट वे वी आर हेल्पिंग पीपल सो दैट दे कैन हेल्प देमसेल्फ, इज अ एग्जांपल ऑफ लोकेलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल। क्लियर? सेकंड है सोशल प्लानिंग मॉडल। यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लिमिटेड होता है, इज नॉट अ कोर इंग्रीडिएंट। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग होंगे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। कुछ लोग हो सकते हैं दैट कैन, लाइक फॉर एग्जांपल लीडर है, या जो कम्युनिटी का कोई भी जो उसको आप बोल सकते हैं उसका लीडर हो सकता है, नेता हो सकता है, जो रिप्रेजेंट करेगा कम्युनिटी को, दैट कैन बिकम पार्ट। बट मोस्ट ऑफ द वर्क होता है यहाँ पर जो एनजीओ है या वेलफेयर एजेंसी है, उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसर्चर है, सोशल वर्कर है, उनके द्वारा प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग का मतलब हुआ कि पहले देखा जाता है कि इशू क्या है, जैसे एग्जाम एजुकेशन को लेकर के है, हाउसिंग है, हेल्थ है, या कोई भी इशू हो सकता है कम्युनिटी का, उसको लेकर के पहले वो प्रॉपर तरीके से रिसर्च करेंगे, उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटी जिस प्रकार का हो सकता है, और वो डेटा यूज किया जाएगा एनालिसिस करने के लिए कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, कैसे अराइज हुई, क्या क्या रीजन है, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए फोकस होता है आपका प्लानिंग का। सो यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लिमिटेड होता है, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट वेलफेयर एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसी और कोई भी संस्थाओं के माध्यम से वो लोग प्लानिंग करके जो भी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स होती है उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। सो यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है, ये एग्जांपल हो सकता है कि इसके पहले जैसे कि कम्युनिटी के अंदर या सोसाइटी के अंदर, इंडिया के अंदर, मेक इंडिया क्लीन एंड फ्री ऑफ ओपन डेफिकेशन, इसको खत्म करने, ओडीएफ करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो उसके पहले प्रॉपर एक काइंड ऑफ रिसर्च होती है, प्लानिंग की जाती है, तभी कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट होता है। या सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस एनी प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, शिक्षा हो, हाउसिंग हो। सो फर्स्ट प्लानिंग की जाती है, देन उसको एड्रेस करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरा है सोशल एक्शन मॉडल। सोशल एक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि कई प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन करना, स्ट्राइक करना, मार्च करना, आंदोलन करना, बाइकआउट करना, ये सभी के सभी मॉडल जो होते हैं। एसडीएम गोज फॉर द रेड ऑफ चाइल्ड लेबर, यस। कहाँ पर, यहाँ कहाँ आएगा वो? अंजुम किस चीज का एग्जाम्पल है? अच्छा हाँ, सोशल एक्शन मॉडल में ये सभी प्रकार की मेथड्स या बोल सकते हैं टैक्टिक्स यूज की जाती हैं, सो दैट जो पॉपुलेशन है, सेगमेंटेड पॉपुलेशन है, या जो बनने वाली पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड है, तो उसको हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके लोगों को इकट्ठा करें, और वी कैन प्रोवाइड रिसोर्सेज किसी भी रूप में, चाहे वो कोई उसके लिए एक्टिविज्म करना हो, या किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, या फेमिनिस्ट ग्रुप है, या लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियंस है, इनके जो इशू होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन की, स्ट्राइक की, मार्च, आंदोलन करना, बाइकआउट करना। सो दीज आर द थ्री मॉडल गिवन बाय दी रोथमैन। दोनों में से एग्जाम में आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना हुआ, ऐसा ना हो कि जो एच वाई सिद्दीकी के मॉडल में आपको ये वाले वहाँ पर रहे हैं तो आप इस टिक करके आ जाए। ALSS, ये आपका रोथमैन में आएगा।
तो यहाँ पर था एंड एलजीबीटी क्यू बिल्कुल कोई भी कम्युनिटी जो कि बनेबल है या माइनॉरिटी ग्रुप है, कोई समुदाय है, तो वो सभी के सभी के लिए हम जो टैक्टिक्स या अपनाते हैं, तरीके अपनाते हैं, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए, या कम्युनिटी के अंदर उनका जो है पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए कई प्रकार के तरीके होते हैं। चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्ट्राइक, डिपेंड करता है किस प्रकार का प्रॉब्लम से, किस प्रकार की प्रॉब्लम उसको लेकर के हम करते हैं, चाहे मार्च हो या स्ट्राइक। जैसे स्ट्राइक वगैरह की जाती है लेबर यूनियन के द्वारा, है ना। मार्च बड़े स्केल पर करते हैं, जैसे कि पब्लिक इशू है बहुत बड़ा कोई, तो लोग इकट्ठा होकर के मार्च करना स्टार्ट कर देते हैं। बाइकआउट भी एक एग्जाम्पल है इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है सोलनस्की मॉडल। यहाँ पर दो मॉडल के द्वारा दिए गए, एक तो है कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल और दूसरा है कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन मॉडल। इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, जिस प्रकार का एक्शन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग या तो कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल यूज करते हैं या फिर कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन मॉडल यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल है ये फोकस करता है किस पर? ये फोकस करता है कोलेबोरेशन पर, डायलॉग पर, डिस्कशन पर। जबकि जो कन्फ्रंटेशन मॉडल है ये फोकस करता है डायरेक्ट एक्शन पर। ओके, कि जो पावर स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको चैलेंज करना, जैसे प्रोटेस्ट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी प्रकार का जो है कन्फ्लिक्ट करना, कन्फ्रंटेशन करना, झगड़ा, ये सभी चीजें आपकी आएंगी कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन मॉडल के अंदर। और पहला जो फोकस करता है कोलेबोरेशन पर, डायलॉग पर, डिस्कशन पर, और दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल। ठीक है, तो ये दोनों मॉडल सर्वलिस्टी के द्वारा दिए गए हैं। एग्जाम में अगर इनकेस आ जाता है तो आपको पता रहना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो गरीब लोग हैं या जो पुअर है, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, और उनके ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशंस तो हैं, पीपल हैव द सोल्यूशंस बट दे डोंट हैव पावर। अगर उनके पास पावर आ जाती है तो वो सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, बट दे डोंट हैव पावर। पावर कहाँ से आएगी? पावर के लिए उनको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है क्योंकि उसको बदलना पड़ेगा, किसी भी रूप में चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज द फिलोसफी विच इज गिवन बाय द सोलोंस्की। उनका ओपिनियन था कि जो समस्याएं कम्युनिटी फेस करती है, उनके पास ऐसा नहीं कि समस्याओं को सॉल्व करने के तरीके नहीं या इफेक्टिव सॉल्यूशंस नहीं, दे हैव द सॉल्यूशन बट दे डोंट हैव पावर। दैट पावर कहाँ से आएगी? पावर के लिए उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, दे हैव टू ऑर्गेनाइज एंड they have to collect the resources. So by using the conflict, by the confrontation or the community participation, through the dialogue, through the discussion, so these are the different methods that can be used or strategy. पहली तो आपका है कम्युनिटी बिल्डिंग, दूसरा है कन्फ्लिक्ट कंट्रोलेशन। इसमें फोकस होता है हमारा कोलैबोरेशन पर, डायलॉग पर, और दूसरा होता है फोकस कन्फ्लिक्ट पर, कन्फ्रंटेशन पर। क्लियर है? लैक ऑफ पावर, प्रॉपर पावर टू इम्प्लीमेंट प्रॉपर एक्शन। यस, पावर नहीं है उनके पास, दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू टेक एक्शन और इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। आगे यहाँ पर इनकी एक बुक है जिसका नाम है रूल्स ऑफ रेडिकल्स। उसमें इन्होंने मेंशन किया कुछ कंसेप्ट जो कि मैंने क्लास में डिस्कस किए थे। पहला है ग्रेजुअलिज्म, दूसरा है इन्फिल्ट्रेशन, तीसरा है डायलेक्टिक अप्रोच, इसको बोलते हैं। हाँ ठीक है, पहला इसमें है ग्रेजु, इसका मतलब क्या होता है ग्रेजुअलिज्म? इसका मतलब होता है, हिंदी में लिखता है क्रिमता। इसका मतलब है धीरे धीरे, या बोल सकते हैं कि हम कोई भी बदलाव अगर करना है तो सडन नहीं हो सकता। सिंपल भाषा में बात करेंगे तो किसी प्रकार का बदलाव अगर हम चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसको हम ऐसा नहीं कि तुरंत हम कर सकते हैं, तुरंत बदलाव नहीं कर सकते, इमीडिएट एक्शन नहीं ले सकते, या स्वीपिंग चेंज नहीं होता है। इट विल टेक सम टाइम। एनी चेंज रिक्वायर्ड सम टाइम, इट नीड एनी काइंड ऑफ मोमेंटम, और एक काइंड ऑफ मूवमेंट जो कि समय लेगा, टाइम लेगा। सो इफ यू वांट टू मेक चेंजेस तो हमको धीरे धीरे करके इनिशिएटिव लेने होंगे, बदलाव सडन नहीं आता है। दैट फोकस ऑन द ग्रेजुअलिज्म। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि कम्युनिटी ग्रुप कंसर्न विद द लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, लोगों के पास घर नहीं है, शेल्टर नहीं है रहने के लिए। तो ऐसा नहीं कि सडन जो है गवर्नमेंट या कोई भी इनिशिएटिव के माध्यम से थाउजेंड्स ऑफ हाउस या घर बना करके वो दे सकते हैं। शुरुआत में क्या करना होगा? शुरुआत में वी कैन एडवोकेट फॉर द रेंट कंट्रोल पॉलिसी। इस प्रकार की पॉलिसी बनाए जिसमें रेंट कम लगता हो, या गवर्नमेंट किसी प्रकार से सपोर्ट कर पाए, फाइनेंशियली एड दे पाए लोगों को जो इनके पास घर नहीं है, शुरुआती फेज में। फिर धीरे धीरे करके इस प्रकार की पॉलिसी प्रोग्राम बनाए जिसके माध्यम से लोगों के घर बने। तो ये एक जो है प्रोसेस होता है, इसको धीरे धीरे करके हम फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं, या जो हम बदलाव चाहते हैं उसको कर सकते हैं। सडन चेंज नहीं हो सकता है, सो दैट इज कॉल्ड ग्रेजुअलिज्म। मतलब क्रम बाई क्रम, धीरे धीरे क्रमिक तरीके से हम बदलाव ला सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिस सिस्टम की वजह से किसी प्रकार का बोल सकते हैं कि
जिस सिस्टम को बदलना है, चेंज करना है, या उसमें बदलाव चाहिए, उसका हिस्सा बनना। इन्फ्लुएंस मतलब होता है एंटर कर जाना उस पार्ट में, उस सिस्टम के अंदर जिसमें किसी प्रकार की बदलाव की जरूरत है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है। एक तो होता है दूसरा तरीका कि आप डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट करें या किसी भी रूप में बदलने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से, टैक्टिक की। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप उसका हिस्सा बनने। ठीक है, उस सिस्टम का हिस्सा बने, और उसके अंदर जब आप उस सिस्टम का हिस्सा बन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स, तो जो भी पीपल बने हुए सेक्शन से आते हैं, जैसे आदिवासी समुदाय है या जो भी कम्युनिटी जो है, माइनॉरिटी है, सो वंस दे बिकम द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, और उस हिस्सा बन जाते हैं किसी पार्टी का, या प्रमुख बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो फिर वो अपनी आवाज उठा पाते हैं, और या किसी प्रकार का बदलाव करना है पॉलिसी में, तो फिर वो बदलाव हो सकता है। तो यू हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। यू हैव टू ज्वाइन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंस्टीट्यूशंस rather than attempting to create an entire new structure। बजाय कि हम कोई नया स्ट्रक्चर बनाए, पहले हमको उसी स्ट्रक्चर में एंटर करना होगा, पार्ट बनना होगा उसको, सो दैट वी कैन इन्फ्लुएंस द जो पॉलिसी मेकर हैं, डिसीजन लेते हैं, हम इन्फ्लुएंस कर पाए, उनको बता पाए किस प्रकार के बदलाव की जरूरत है, किस प्रकार की चेंज की जरूरत है। सो दैट इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है डायलेक्टिक अप्रोच। डायलेक्टिक अप्रोच आपने उसमें पढ़ा होगा, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, उन्होंने बताया था कि जहां पर हमारा फोकस होता है कि हम कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन के माध्यम से, या बोल सकते हैं एक टेंशन क्रिएट करते हैं, कंट्रडिक्शन क्रिएट करते हैं, अपोजिट फोर्स को डेवलप करते हैं। ठीक है। थीसिस एंटीथीसिस का कंसेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने, कि थीसिस का मतलब होता है कि जो बना हुआ पहला स्टेटस को, सोसाइटी का बना हुआ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को या कुछ लोगों को जो है फेवर में नहीं है, या किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट, दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसा सिस्टम जिसको हम स्टेटस को बोल सकते हैं, सोसाइटी का बना हुआ पहले से सिस्टम। दूसरा होता है कि उसी एक ऐसा सिस्टम जो हम बदलाव चाहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, एंटीथीसिस, इसके जस्ट अपोजिट में इसको हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ कंट्रडिक्शन, अपोजिट फोर्सेस, उसको क्रिएट करना। जैसे पॉलिटिक्स है, नई पॉलिटिकल पार्टी को इमर्ज होती है, तो उसको हम बोल सकते हैं एज ए एंटीथीसिस। या ऑलरेडी बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, उसके उसमें बदलाव करके हम जो लाते हैं उसको बोलते हैं एंटीथीसिस। ठीक है, तो उसी प्रकार का ये डायलेक्टिक अप्रोच होता है कि हमारा फोकस होता है कि हम रिफॉर्म लाए, बदलाव करें, चेंज करें, जो बना हुआ स्ट्रक्चर है उसमें कंट्रडिक्शन या कन्फ्लिक्ट करें, अपोजिट फोर्सेस को डेवलप करें। समझ में आ रहा है? बताइए। नेक्स्ट है फॉलो थियरी। ये आपका जैसे कि पहला मैंने डिस्कस किया है सोलवेंसी के बारे में, दूसरा जो है थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस। हाँ बिल्कुल, सिंथेसिस आने के बाद भी वो भी आगे बढ़ता रहता है, वो प्रोग्रेस होता है, एंड नहीं होता है। ठीक है, सिंथेसिस होगा, फिर वो एक थीसिस की तरह काम करेगा, उसके साथ साथ दूसरा एक अल्टरनेटिव डेवलप होता रहेगा साथ साथ में। ठीक है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी, अब स्टार्टिंग में 1947 टाइम पे क्या कांग्रेस थी, आईएनसी थी, उसके बाद धीरे धीरे करके जो आईएनसी के लीडर थे उन्होंने अलग से पार्टी बना ली। ठीक है, जैसे ममता बनर्जी पहले आईएनसी में थी ना, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। इसी प्रकार से शरद पवार भी थे, इसमें थे कांग्रेस में, उन्होंने अलग से पार्टी बनाई। क्या हुआ, इसको बोलते हैं थीसिस और साथ साथ एंटी थीसिस। एक नया अल्टरनेटिव डेवलप होता जाता है साथ साथ में, वो कंट्रडिक्शन की वजह से। सर एक बार लिस्की का बुक बता दीजिए, अभी बताया तो था, रूल्स फॉर रेडिकल्स। ये पीडीएफ में रहेगा, आपको मिल जाएगा क्योंकि। नेक्स्ट है फॉलो फेरेरी। तो ये इनको माना जाता है कि ये जो है नरम दल के नेता बोल सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा गर्म दल के नेता है। नेता क्या बोल सकते हैं, फिलोसफर, थिंकर, सोलनस्की। ठीक है, इनका इनका मानना है, इनका जो कंसेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब होता है कि लोगों को बता करके, पढ़ा करके, लोगों को एजुकेट करके हम बताते हैं, समझाते हैं कि किस प्रकार का चेंजेस या सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑपरेशन जो हो रहा है सोसाइटी में, उसका कारण क्या है, उसको कॉज क्या है, उसको परसीव करने के लिए लोगों को हम बताते हैं, समझाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ओके, जहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, लोगों को बड़ा मतलब एजुकेट करके, सिखा करके, बता करके, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। सो इसका मतलब होता है कि व्हेन बी वन सेकेंड, एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है उनकी समस्याओं को लेकर कि जो भी प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, चाहे सोशल समस्या हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, उसमें क्या कारण है उसका, उस कॉज को फाइंड आउट करना, उसको परसीव करना, उसको देखना, उसके लिए हम उनको
जो है इस मेथड के माध्यम से, कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से, मतलब उनको एजुकेट करके, उनको बता करके, समझा करके चेंज लाते हैं, बदलाव लाते हैं। तो बदलाव लाने का जो तरीका इन्होंने बताया वो है एजुकेशन, शिक्षा, क्रिटिकल पेडागोजी। ठीक है, दोनों क्लियर है? सीरीज क्यों होता है? अच्छा। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, आपको पॉलो फ्रेडी का मॉडल जो है वो कॉन्सेंट्रेशन मॉडल है, और बाकी का इनका जो सोलस्की है उनका मॉडल, इनके द्वारा जो मॉडल दिए गए हैं वो आपका कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। बुक का अगर नाम आ जाए तो याद रखना, रूल्स फॉर रेडिकल्स, उसी में ये तीनों इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट दिए गए हैं, ग्रेजुअलिज्म, इन्फिल्ट्रेशन एंड डायलेक्टिक प्रोसेस। नेक्स्ट यहाँ पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिफरेंट अप्रोचेस दी गई है, जो कि एम जी रॉस के द्वारा दी गई है। कौन कौन सी है? पहला है जनरल कंटेंट अप्रोच, दूसरा है स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच, तीसरा है प्रोसेस अप्रोच। कंटेंट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ बताइए, एनीबॉडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट? बोलिए। तो जिस प्रकार से गरीबी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, उत्कृष्ट। एरिया ऑफ रिसर्च, ओके, और सब्जेक्ट, हाँ ये ठीक है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट नहीं होगा। एरिया ऑफ कंसर्न बोल सकते हैं, जैसे कोई कम्युनिटी की जो समस्या है, जो मेन प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर के, हेल्थ हेल्थ सिस्टम नहीं है, या मान लीजिए कोई एजुकेशन को लेकर के प्रॉब्लम्स है, या कई प्रकार की समस्या हो सकती है, तो वो उसको हम कंटेंट बोलेंगे। एरिया ऑफ कंसर्न, एरिया ऑफ सब्जेक्ट बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड जनरल कंटेंट, मतलब होता है कि जहाँ पर हम बात करें कम्युनिटी की ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि शिक्षा को लेकर के इशू, दैट इज रिलेटेड पॉवर्टी, गरीबी है, बेरोजगारी है, हाउसिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सभी आपके जो कंटेंट है, दैट इज दैट इज कॉल्ड एज जनरल, मतलब सभी के सभी ओवरऑल कंटेंट ऑफ कम्युनिटी, ऑल द इश्यूज। तो यहाँ पर इस प्रकार की, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इनिशिएटिव दिया गया है, दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईआरडीपी, जिसको लॉन्च किया गया था 1978 में। तो इसका फोकस था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रूरल एरिया है इंडिया का, वहाँ पर रोजगार बढ़ाना, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, साथ साथ हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है जैसे रोड है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये सभी, पानी व्यवस्था करना। तो ये एग्जाम्पल आपका होगा जनरल कंटेंट अप्रोच का, जहाँ पर हमारा फोकस हो रहा है ओवरऑल जो इश्यू है कम्युनिटी के, उन पर, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, एजुकेशन हो, शिक्षा हो, शेल्टर हो, पॉवर्टी हो, इन सभी को। दूसरा है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब होता है कि खास कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंसर्न, जैसे चाहे वो आपका हाउसिंग हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, पॉवर्टी हो सकती है, जहां पर हमारा फोकस एक स्पेसिफिक इशू पर होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच। ओके, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया है, सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड द हेल्थ एक्शंस, इसको स्नेहा बोल सकते हैं। तो ये जो है ये एक एग्जाम्पल है हमारा स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच का, जिसका फोकस है कि मुंबई के अंदर जो स्लम्स वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया था। तो ये फोकस कहाँ पर कर रहा है? टू रिड्यूस द डोमेस्टिक वायलेंस, स्पेसिफिक इशू पर फोकस है। तीसरा है प्रोसेस अप्रोच, यहाँ पर कंटेंट का फोकस नहीं, यहाँ पर प्रोसेस है। इसका मतलब हमारा फोकस यही होता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी के अंदर जो है रिलेशंस को बेहतर करना, और पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, लोगों को एम्पावर करना, उनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये फोकस होता है प्रोसेस अप्रोच का। वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सेवा वाला, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन, ठीक है, ताकि महिलाओं को जो है क्रेडिट दे करके, हेल्प करके, उनको जो है ऑर्गेनाइज करना, सो दैट दे कैन सॉल्व देयर वन प्रॉब्लम्स। दैट इज प्रोसेस अप्रोच। लोगों को एम्पावर करना, कम्युनिटी को एम्पावर करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, दैट इज इसमें आएगा प्रोसेस अप्रोच। ठीक है, कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने पर फोकस होता है प्रोसेस अप्रोच के अंदर, ना कि उनकी समस्याओं को डायरेक्टली है सॉल्व करना। वो खुद समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम उनको एम्पावर कर पाते हैं, उनके अंदर कम्युनिटी जो है उनसे, उनको अगर हम एम्पावर कर पाते हैं, या उनको जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो आपस में मिल करके उस समस्याओं को सॉल्व करेंगे। ये तीनों मॉडल जो है
अप्रोचेस एमजी रोज के द्वारा दिए गए। इज इट क्लियर? बोलिए। क्या बोल रहे हैं? चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर है सिद्दीकी के द्वारा यहाँ पर कुछ 8 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, इनको आपको याद करना है। 8 प्रिंसिपल है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है स्पाइडर कॉप। एस से प्रिंसिपल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, पी से प्लानिंग, आई से आपका इंटर ग्रुप अप्रोच, ओके। उसके बाद क्या है आपका डीई। डीई से डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, ई से आपका हो जाएगा रिसोर्सेस, इंडिजिनियस रिसोर्सेस, ई 1 सेकेंड, आर है सॉरी, आर से रिसोर्सेस हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपका है कॉप, सीओपी, कल्चरल ओरिएंटेशन, और दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन, और पी का मतलब पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो इसे आप याद कर लेना ये चारों टर्म, रिसोर्सेस, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, इंटर ग्रुप अप्रोच, प्लानिंग, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब इसमें देखते हैं इनमें, वैसे हम लोग कुछ डिस्कस किए थे वही कॉमन है कुछ कुछ, जैसे कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इसका मतलब होता है कि पहले एक साइड का हमारा फोकस होता है कि जो कम्युनिटी है, जो डिफरेंट ग्रुप है, उनकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाना, साथ साथ कम्युनिटी का एक ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होता है दूसरे तरफ उस पर फोकस करना, जो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। एक होता है स्पेसिफिक पीपल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, या जो ग्रुप ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव हो सकता है। क्लियर है? तो ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। दूसरा है प्लानिंग वाला, पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी इंपॉर्टेंट होती है किसी कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन उसको इनिशिएट करते हैं। इसी प्रकार से प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इनिशिएटिव को स्टार्ट करने से पहले। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि वो प्रोग्राम फेल हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं जो पुराने हैं बहुत सारे, वो नहीं सफल हुए क्योंकि प्रॉपर तरीके से उनकी रिसर्च नहीं की गई, प्लानिंग नहीं की गई थी सही तरीके से। इसी वजह से जो बेनिफिट मिलना चाहिए था लोगों को, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पार्टिसिपेशन नहीं था लोगों का। जैसे कभी कभी होता है कि ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट बना देती है कि जिनके लिए इस गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है वो बेनिफिट ले ही नहीं पाते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग होती ही नहीं स्कीम। जिस टाइप की उनकी मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, वो स्कीम वैसे नहीं फंक्शन करती, वर्क करती, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर प्लानिंग नहीं होती या लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ओके, वो जो स्टेक होल्डर हो सकते हैं मल्टीपल, उसमें वो लोग नहीं होते हैं जिनको जिनको आप डायरेक्टली का मतलब इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या उन्हें बदलाव करना चाहते हैं उनकी लाइफ में, वो लोग खुद पार्ट नहीं होते इस प्रोसेस का। इसी वजह से स्कीम जो फेल हो जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर ग्रुप अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे रॉबर्ट रेडफील्ड ने बोला था लिटिल कम्युनिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, छोटे छोटे समूह होते हैं, है ना। तो हमारा फोकस होता है शुरुआत में कि पहले हम छोटे छोटे समूह को इकट्ठा करें, उनको आपस में जोड़ें, ठीक है। तभी हमारा जो एक बड़ा ग्रुप बनेगा, बड़े स्केल पे हम जो है काम कर सकते हैं। तो पहला जो इनिशिएटिव होता है एज ए सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, दैट वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग विद द इंडिविजुअल्स और स्मॉल ग्रुप। पहला ग्रुप ये है, दूसरा है, तीसरा है। तो सभी जितने भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर होंगे वो सब शुरुआत में छोटे छोटे ग्रुप पे फोकस करेंगे। उनके जो छोटे छोटे ग्रुप, उनकी क्या समस्याएं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन पर डिस्कशन करना, देन धीरे धीरे करके आपस में कनेक्ट करेंगे सभी ग्रुप, इंटरकनेक्ट इसको बोल सकते हैं, इंटर ग्रुप लिंकेज, ठीक है। फिर एक ओवरऑल जो टारगेट होता है पूरे ग्रुप का या कम्युनिटी का, उस पर फोकस किया जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है इंटर ग्रुप अप्रोच। और इसमें क्या होता है, एक बेनिफिट और भी होता है कि कभी कभी कोई एक ग्रुप होता है जिसके पास मान लीजिए कि दे आर लैकिंग इन द फाइनेंशियल रिसोर्स। दूसरी कम्युनिटी ऐसी है उनके पास मैन पावर, एक के पास मैन पावर नहीं है, दूसरे के पास फाइनेंस, इस प्रकार से तो आपस में जुड़ जाने से क्या होता है कि एक दूसरे की मदद कर पाते हैं, वो हेल्प भी कर पाते हैं, और आसानी होती है जो भी जिस उद्देश्य के लिए वो ग्रुप बना हुआ है या जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो इजिली तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया था, आई थिंक एक उसमें है होमोजेनिटी। तो इसमें होमोजेनिटी कहाँ से आ जाएगा, वो बस के यहाँ पर ये चीज लिखी है कि जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, होमोजेनिटी मतलब होता है एक रूपता। एक रूपता मतलब हुआ कि जैसे एक ग्रुप ए है, ठीक है, तो ये ग्रुप जो है उसमें एक रूपता होगी। जैसे मान लीजिए एक ट्राइबल ग्रुप है, कोई कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब, तो उनमें एक रूपता होती है ना। अब दूसरा ग्रुप लेंगे हम, दूसरा ट्राइबल ग्रुप ले लेंगे, वो दूसरा ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, उसकी उनकी भाषा, लैंग्वेज, खान पान, रहन सहन, वो सब एक जैसा होगा, तो उस ग्रुप के अंदर एक रूपता होगी। वो यहाँ पर जो लिखा हुआ है लिटिल कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो केवल यहाँ पर दर्शा रही है जो रॉबर्ट रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिए गए थे कि लिटिल कम्युनिटी क्या होती है, उसके अंदर जो एक रूपता होती है उसको दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा फोकस होता है इसी प्रकार के बहुत सारे ग्रुप, एक दो हो गया, इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा।
जब एक ग्रुप एक जैसा होता है तो वहां पर हम जब अप्रोच करेंगे तो हमारे लिए इजी होता है एक ग्रुप को हैंडल करना। इसी प्रकार से दूसरे ग्रुप को हैंडल करेंगे, एक साथ सभी को नहीं कर सकते ना मैंने। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग विद द सिंगल और इंडिविजुअल ग्रुप, देन उनको कनेक्ट करना आपस में, फिर धीरे धीरे करके पूरे ग्रुप के लिए या पूरी कमिटी जो है उसके लिए काम करना। समझ में आ रहा है विनीत कुमार? होमोजेनिटी का मतलब जहाँ पर एक जैसे लोग रहते हो, खान पान एक जैसा हो, भाषा एक जैसी हो, कल्चर एक जैसा हो, एक जैसे काम करते हो, सभी लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उसको बोलते हैं होमोजेनिटी। चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, इसका मतलब पता ही होगा कि इसका मतलब क्या होता है, बताइए। इसका मतलब है कि कमेटी के अंदर एक तो जो है कि कोई एक लीडर होगा तो जो है उसकी लीडरशिप को रोटेट करना, ऐसा ना हो कि एक ही पर्सन उसमें जो है वो डोमिनेट करे, उसको ज़्यादा प्रिविलेज मिले। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि लगातार कमेटी के अंदर जो लीडरशिप उसको रोटेट करना, ताकि बाकी लोगों का ही पार्टिसिपेशन बढ़े। सो जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होती है एक प्रजातांत्रिक प्रणाली के माध्यम से कि सभी लोग हिस्सेदारी करेंगे, सभी की भागीदारी बढ़ेगी, उस चीज़ को इंश्योर करना। और साथ ही साथ किसी प्रकार से कोई पर्सन या एक इंडिविजुअल डोमिनेट ना करे ग्रुप के अंदर, उस प्रिविलेज को हटाने के लिए यहाँ पर लीडरशिप को रोटेट करना होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन बढ़ाना, बिल्कुल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज है, जो इंडिजिनस रिसोर्सेज है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना, चाहे वो अब कम्युनिटी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे प्ले ग्राउंड है, चौपाल है, ओपन स्पेस है, किसी के पास पैसा है, कम्युनिटी के अंदर कुछ डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ कई प्रकार के लोग होते हैं, सबके पास अपना अपने स्किल्स होता है। तो जो स्किल है वो सभी की सब कुछ आएगा आपका रिसोर्स के अंदर। तो जो भी इंडिजिनस रिसोर्सेस है या जो फिर कम्युनिटी जो वॉलंटियर्स है, एजेंसी है, उसके द्वारा जो रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं उनको सही तरीके से इफेक्टिव तरीके से यूज करना एक सस्टेनेबल मैनर में, ताकि लंबे समय तक वो रिसोर्सेज चल पाए, और जो उद्देश्य है जिसके लिए जो ग्रुप बनाया गया है या जो कमेटी ऑर्गेनाइज की गई है वो लंबे समय तक चल पाए, या उनके इशूओं को एड्रेस कर सके। तो बेहतर तरीके से और अनुकूलित रूप से सभी सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल ओरिएंटेशन, इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, तो आपको उस कम्युनिटी के जो भी कस्टम्स हैं, वैल्यू है, ट्रेडिशंस है, सिस्टम है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। लोग ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं जैसे हर एक कल्चर में कुछ ऐसा, जिसका कोई में भी कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होगा, या जिसको बोल सकते हैं कि वो मान्यताएं होती है, मान्यताएं फॉलो की जाती है लोगों के द्वारा। तो उनको हमको रिस्पेक्ट करना है, बजाय कि उस पर हम उंगली करें किसी रूप से, पर मतलब उनको लोगों को बताए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जो बिलीफ सिस्टम है लोगों का वो अलग होता है, तो हमको उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना होता है। फिर बाद में जो भी जिस उद्देश्य के लिए आप वहाँ पर गए हैं या जिस उद्देश्य के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस पर काम करें। ओके, वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द कम्युनिटी, उनके जो कस्टम्स हैं या जो वैल्यू सिस्टम है, तो लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, दे स्टार्ट वर्किंग विद यू, दे स्टार्ट टॉकिंग विद यू। ओके, सो ये पहला स्टेज होता है कि जब भी आप एज इवन इवन एज ए रिसर्चर आप कहीं कहीं पर भी फीडबैक करने जाएंगे तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपके हिसाब से हो सकता है चीज़ें ठीक ना हो, लेकिन वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दैट द पीपल वॉट एवर दे हैव, जो उसको जिस चीज़ को विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना